में एक 10 साल का मासूम बच्चा खून से लथपथ अकेला जंगल के किनारे वाली सड़क पे चला जा रहा था। वो कहां से आया था और कहां को जा रहा था किसी को नहीं पता। खून से लथपथ इस बच्चे के होश जब खोने ही वाले थे तभी उसकी नन्ही बाहों को एक सहारा मिला। एक बेहद साधारण दिखने वाले साधु ने उसे रोका था। साधु की आंखें खून के परे उस बच्चे की भोली और काली आंखों को देख पा रही थी। सर पे हाथ फेरते हुए साधु ने बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? भृगु। छोटे से इस बच्चे की जोशीली आवाज चारों तरफ गूंज गई। इस नाम और आवाज को सुनते ही साधु इस बच्चे से बहुत प्रभावित हो गया और कहा, तुम्हारी आवाज में दम है बच्चे, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? भृगु ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। साधु ने भी उसकी चुप्पी का सम्मान करते हुए उसके घाव पर एक लेप लगाया और उसे खाने को कुछ फल दिए। साधु की निस्वार्थ सेवा देखकर भृगु की आंखें भर आई और उसने कहा, थैंक यू। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन आपको देख के मुझे अपने दादाजी की याद आ गई। साधारण दिखने वाला यह साधु असल में काफी महान विद्वान था और अपने सामने खड़े इस बच्चे को देख के साधु की आंखें चमकने लगी। वहीं उसका दिल भी पिघल चुका था। उसने भृगु को गले लगा लिया। साधु ने दूर पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए भृगु से पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मैं उस पहाड़ पे रहता हूं। भृगु ने साधु की आंखों को देखते हुए कहा, वैसे तो मेरी मां ने किसी अनजान आदमी के साथ कहीं जाने को मना किया था, लेकिन मुझे आपने खाना दिया और मेरी चोट को राहत भी दी, और इस वक्त वैसे भी मेरे पास कोई घर नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। भृगु की समझ को देखकर साधु को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और तेजस्वी था। साधु मुस्कुराए और भृगु को अपने साथ लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़े। भृगु उस पहाड़ पर 10 साल से ज्यादा समय तक रुका और इन 10 सालों में उसने साधु की बहुत सेवा की। तपस्या करते हुए एक दिन साधु को बहुत तेज बुखार आया हुआ था और उनका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। भृगु ने ऐसे में उनकी पीठ पर मालिश करना शुरू कर दिया। उसकी छुअन महसूस करके साधु ने हैरानी से कहा, भृगु, तुम्हारी उंगलियों में तो चमत्कार है। कुछ ही मिनटों में मेरे पूरे शरीर का दर्द खत्म हो गया और बुखार भी पहले से कम हो गया है। यह सब तुमने कहां से सीखा? मेरे दादाजी को योग का अच्छा ज्ञान था, उन्होंने ही बचपन में मुझे यह सब सिखाया। भृगु ने मालिश करते हुए जवाब दिया। साधु जानते थे कि भृगु कोई साधारण बालक नहीं था और उसकी बातों से खुश होकर उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कुछ खास कलाएं सिखाऊंगा जो तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर जाएंगी। तुम्हारी शिक्षा की जिम्मेदारी अब मैं लेता हूं। अगले कुछ सालों तक साधु ने भृगु को वैदिक शिक्षा के साथ साथ मार्शल आर्ट्स, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर चिकित्सा जैसी बहुत सी कलाएं सिखाई। और जब तक भृगु 20 साल का हुआ तब तक साधु को भृगु पे खूब गर्व होने लगा था। साथ ही अपने प्रिय शिष्य की तरह उनका प्रेम उन्हें भृगु के आने वाले जीवन के बारे में चिंतित भी कर रहा था। दुनियादारी से बाहर पला बढ़ा भृगु पूरी जिंदगी आखिर साधु की सेवा में नहीं काट सकता था। एक दिन साधु ने भृगु को बुलाया और कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की और मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। एक भले परिवार का मुझ पर एक कर्ज था जिसे चुकाने के लिए वो मेरे शिष्य को एक नई जिंदगी देने वाले थे। उस परिवार के मुखिया ने अपनी छोटी पोती की शादी मेरे कहने अनुसार करने की कसम खाई थी और अब मैं चाहता हूं कि उस सुपुत्री से तुम्हारा विवाह हो ताकि तुम इस दुनिया में एक नया दौर शुरू कर सको। ये लो उस वादे का प्रमाण पत्र। तुम इस पर लिखे हुए पते पर जाओ और अपने विवाह का प्रस्ताव रखो। साधु ने भृगु को एक कागज देते हुए कहा। अब तक भृगु एक जवान और होशियार लड़का बन चुका था और अपने गुरु के आदेश का पालन करना वो उचित मानता था। वैसे भी पहाड़ों पर भृगु को कभी कभी एक परिवार की कमी तो खलती ही थी, इसलिए भृगु ने अपने गुरु का आदेश मानना ही सही समझा। अगले कुछ दिनों में साधु की कुटिया को छोड़कर भृगु पहाड़ से नीचे उतर आया। नीचे उतरकर उसने एक बार पहाड़ की चोटी में बने उस साधारण सी कुटिया को देखा जिसे उसने अपना घर मान लिया था। दिल में छा रही उदासी को छोड़ते हुए भृगु ने अपने अंदर की घबराहट को भगाया और एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाए, इस उम्मीद के साथ कि उसका हर कदम उसके गुरु का सर गर्व से ऊंचा कर देगा। जल्द ही भृगु उदयपुर शहर के अंदर पहुंच गया। यह वैसे तो एक बहुत बड़ा शहर था जिसका मार्केट काफी तंग था और जिसकी गलियां बेहद रोशन थी। ऐसे नजारे देख के भृगु की आंखों में उत्साह आ गया था। पहाड़ों पे इतना लंबा समय गुजारने के बाद बाहरी दुनिया को जानने के लिए वो बेहद उत्सुक हो रहा था। होठों पर एक बड़ी मुस्कान भर के वो हर एक चीज को किसी बच्चे की नजरों से देखते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बाजार के बीचों बीच उसे लोगों का एक झुंड दिखाई दिया। वहां जाकर उसने देखा कि एक आदमी को मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, जैसे उसकी हालत बदतर होती जा रही थी।
भृगु तुरंत मरीज के पास उसकी स्थिति का जायजा लेने के लिए झुका, पर भीड़ में से किसी ने उसे खींच के धक्का दे दिया। मारेगा क्या इस आदमी को? डॉक्टर साहब आने वाले हैं, जाकर दूर खड़ा हो जा। भृगु ने भीड़ से कहा, एक बार मुझे कोशिश करके देख लेने दो। किसी ने उसका मजाक बनाते हुए पूछा, कौन से अस्पताल का डॉक्टर है रे तू? इतने में एक आदमी भीड़ को चीरते हुए मरीज के पास जाने लगता है। आप लोग हटिए, मुझे रास्ता दीजिए, मैं सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर हूं, मेरा नाम महेंद्र है, इस आदमी को थोड़ी हवा चाहिए, हटिए हटिए। ये सुनकर भीड़ ने उन्हें रास्ता दे दिया। मरीज के पास पहुंचते ही डॉक्टर अपनी किट लेकर बैठ गए। बड़ी सी किट और उनका चश्मा इस डॉक्टर के व्यक्तित्व को काफी प्रभावशाली बना रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर महेंद्र ने मरीज के सीने पे जोर से दबाव डाला। उन्हें ऐसा करते देख भृगु ने कहा, गुरुजी, मुझे नहीं लगता इस तरीके के उपचार से मरीज पर कोई फर्क पड़ेगा। डॉक्टर महेंद्र ने भृगु की तरफ मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूं, तुम्हारा गुरु नहीं, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर हूं, और इनका ट्रीटमेंट करना मुझे अच्छे से आता है। यह वाक्य अपने आप में इतना गर्व से भरा हुआ था कि आसपास के लोग भृगु को कोसने लगे। भीड़ में से कोई फुसफुसाया, ये मैले कुचैले कपड़े वाला लीचड़ आदमी सरकारी डॉक्टर को ज्ञान देने चला है। आजकल हर ऐरा गैरा खुद को डॉक्टर मानता है। भीड़ में हर कोई उसे कोस रहा था, फिर भी भृगु के दिल में कोई हलचल नहीं हो रही थी, बल्कि वो वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मरीज को उसकी मदद की जरूरत पड़े। भृगु अपने गुरु उस साधु की ही बातें याद कर रहा था कि किसी का जीवन बचाना खुद के जीवन बनाने से ज्यादा जरूरी है। इसी बीच डॉक्टर महेंद्र ने मरीज को इंजेक्शन के जरिए दवाई दे दी थी और भीड़ से खूब तारीफें भी पाली थी, क्योंकि उन्होंने मरीज की स्थिति को कुछ ही देर में स्थिर कर दिया था। पर घमंडी डॉक्टर महेंद्र का यह गुणगान बहुत देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि कुछ ही पलों में उस मरीज का शरीर भयंकर रूप से अकड़ गया और वो वहीं उल्टियां करने लगा। भीड़ भी एक बार फिर बुरी तरह घबरा गई। डॉक्टर महेंद्र ने भी जल्दी से मरीज की नब्ज चेक की और उसे रुका हुआ पाया, और ये देख के इस सरकारी अस्पताल के डॉक्टर महेंद्र का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। सर्दी में भी डॉक्टर महेंद्र के माथे से पसीना बह रहा था। भीड़ ने भी अब तुरंत पाला बदल लिया और वो डॉक्टर के खिलाफ आवाज निकालने लगे। शायद सिफारिश से डॉक्टर बने हैं, आजकल का सिस्टम ही खराब है। भृगु ने यह सुनते ही बड़ी मासूमियत से कहा, अरे भाई, ये तो सिर्फ अपने तरीके से कोशिश कर रहे थे। उसकी इस एक बात से डॉक्टर महेंद्र को थोड़ा सहारा मिला और उन्होंने कहा, सुनो, एक बार तुम कोशिश करके देखो।